अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में गर्मी की शिद्दत फ़िलहाल है, लेकिन अभी मैं देख रही थी कि मौसम में बेहतरी आने की नवीद सुनाई गई है, यानी बताया जा रहा है कि आज शहर में बारिश के भी इम्कानात हैं। सो डिटेल में वेदर अपडेट्स आगे चल के शेयर करेंगे, खबरें भी होंगी, दीगर सेगमेंट भी होंगे, आपकी बर्थडे पे विश करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है और आगाज़ में जी सबसे पहले आपको पता है हम टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। आज की खबरें, सोलर पैनल सस्ते, प्रॉपर्टी नॉन फाइलर टैक्स दुगना, तनख्वाहों में 35, पेंशन में 17.5% इजाफा। जलाओ घराव में मुलव्वस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा मिल गया। वज़ीर आला का मफरूरों को जल्द पकड़ने का हुक्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया सरगर्म, शहरियों से पार्किंग की मद में दुगने पैसे बटोरे जाने का सिलसिला जारी। फैसल टाउन, अकबर चौक, कोठा पिंड में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, 20 से ज्यादा दुकानें, बोर्ड और थड़े मिसमार। अच्छा जी नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रामे ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अली। आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, कल बजट तकरीर पेश की गई, बजट पेश किया गया और तनख्वाहों में 35, पेंशन में 17.5% इजाफा, सोलर पैनल सस्ते, प्रॉपर्टी नॉन फाइलर टैक्स दुगना। कल के बजट पर हमने देखा ताजिर बरादरी की जानिब से भी कमेंट्स आए, तहफ़्फ़ुज़ात आए, तजावीज़ भी थी जिनको उन्होंने कहा कि जी रद्द किया गया। अली, अवाम दोस्त बजट हमेशा कुछ रिवायती फ़िक्रे होते हैं ना, अवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा, ये बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा, कैसे देखा आपने इस बजट को? देखिए, हमेशा की तरह जो आपने एक स्लोगन इस्तेमाल किया कि अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा बजट या मतवाज़न बजट होगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा हमारा बजट हमने तो खसारे में देखा, ये बजट भी हमारा खसारे का बजट है। सिंपल सी बात है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी ज़राए आमदन वो कम है। और पहले से ही हम इतना मकरूज़ हो चुके हैं कि हमने सूद की अदायगी और कर्ज़ की अदायगी के लिए 7,000 अरब रुपये तक हमने वो रकम जो है वो पे करनी होती है। तो हम इसको कैसे कह दें कि ये अवाम की तर्जुमानी का एक, अवाम के मंगों की तर्जुमानी का एक बजट है, हम कैसे कह सकते हैं? मतवाज़न बजट भी नहीं कह सकते इसको, लिहाजा एक खसारे का बजट है। हाँ, इसमें चंद एक चीज़ें हैं जिसमें लोगों को फैसिलिटेट भी किया गया है, लेकिन लोगों के ऊपर बोझ भी डाला गया है। ज़रा लोगों को बता दें फैसिलिटेट कहाँ कहाँ किया गया। एक तरफ इन्होंने ये बोझ डाल दिया कि जनाब अब जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर तो टैक्स दुगना कर दिया, और मैंने ये 2-3 दिन पहले खबर ब्रेक भी की थी कि नॉन फाइलर्स के ऊपर बहुत बड़ा बोझ। ये अच्छी बात नहीं है, आपको टैक्स नेट में तो लाना चाहिए ना। देखिए, मैं और आप अगर टैक्स अदा करते हैं, हमारा क्या कसूर है फिर? देखिए, टैक्स नेट ठीक है, अगर आपने टैक्स नेट पे लाना है, लेकिन उसके बदले में आवाम ये भी चाहती है कि उनको सहूलियात मिलें। सहूलियात आप क्या देते हैं सवाए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा? हेल्थ की सहूलियात आप किस हद तक दे रहे हैं वो आपको भी पता है। एजुकेशन की फैसिलिटी है, किस तरह की फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं ना, कल अभी हमने खबर डिस्कस की है कि क्या हालात है। सिंपल सी बात है। तो वो नॉन फाइलर्स के ऊपर जो एक कैश की सूरत में अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर 6% विद होल्डिंग टैक्स उसके ऊपर आयद कर दिया गया है। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो प्रॉपर्टी अपनी रख कर बैठे हुए अगर वो सेल करते हैं या नई खरीदते हैं और वो नॉन फाइलर है तो उसको वो भी टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, सिंपल। और उसके बाद फ्री लांसर्स के लिए एक अच्छी चीज़ उन्होंने की है कि फ्री लांसर जो 25,000 रुपये तक अगर काम करता है और उसको $25,000 तक उसकी रकम आती है बाहर से, तो उसके ऊपर उन्होंने छूट दे दी है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फ्री लांसर्स जो है वो बड़े तंग हो रहे थे कि अगर, क्योंकि कुछ रूमर्स चल रही थी कि बजट में उनके ऊपर कोई टैक्स आयद हो जाएगा, लेकिन उनको एक हद तक रकम मुकर्रर करके वो टैक्स से उनको छूट दे दी। और साथ ही सोलर पैनल, शमसी तवानाई, वो उन्होंने वो सस्ती की ताकि लोगों का रुझान इधर बढ़े। लेकिन यहाँ पे भी लोग बड़े बड़े सवालात करते कि आया इस बिज़नेस में कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है इस बिज़नेस में कि आप ये टैक्स इतनी छूट दे रहे हैं? क्योंकि बिज़नेस की बहुत ज़्यादा कड़ियाँ हुकूमत के ही खाते में जा रही है। सही कि हुकूमत खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इससे पहले इसके ऊपर 15% GST टैक्स है, लेकिन वो टैक्स अब ख़त्म कर दिया। खैर, अब लोग अगर लगाएंगे तो उनको 15% टैक्स की छूट के साथ तो ये सहूलत जो है उनको मैसर हो सकेगी।
और दूसरी तरफ जो हमारी बाहर से आने वाली जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, उन पर जो ड्यूटी टैक्स है कहीं पे वो कम किया है, कहीं पे वो बढ़ा दिया है। मटेरियल सेक्टर जो है वो हमारा मज़ीद महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात तो ये है कि आपके लिए घर बनाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो आप अपने अदारों के एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करते हैं ना, तो मेरा तो हमेशा से ये रह के कि ये अदारे बनाने का फिर मकसद क्या है जब वो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। कम से कम ऐसे इदारे जो रेवेन्यू जनरेशन में हैं उनसे तो कम से कम इतना रेवेन्यू ले कि वो अपना बोझ खुद उठा सकें। बिल्कुल। उनकी सैलरी हमेशा सरकारी ख़जाने से ही आती है। ऐसे कि कम से कम आप इस तरह का कोई मॉडल बना लें कि वो अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करता है तो कम से कम वो अपनी सैलरी अपने महकमे का बोझ जो है वो कम से कम खुद उठा रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 14 खरब रुपए के हमारे अखराजात हैं और 12 खरब रुपए के हमारे आमदन का तखमीना। अब इससे अंदाजा लगा रहे कि 2000 अरब जो है वो हम कहाँ से इकट्ठा करें। आपने 2700 अरब रुपए का आपने लगाया कि जनाब हमें बैरूनी कर्जाजात की मद में ये रकम मिल सकती है। जी तो ये खसारे का इम्पॉर्टेंट जो इसमें बजट में चीज़ थी ना वो थी तनख्वाहों में इजाफा, क्योंकि महंगाई के हवाले से लोगों के बड़े तफसात थे कि तनख्वाहों में इजाफा फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, ये बता दें आप जी बिल्कुल। तो वो जो महंगाई है वो एक साल में 43% बढ़ी है, तो तनख्वाहें बढ़ी हैं 35%। तो अच्छा चलो कुछ कहते हैं चलो भागते चोट की लंगोटी सही, लेकिन उन्हें ये चाहिए थी कि 43% तनख्वाहें बढ़ती। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा करूंगा कि वो 43% की शरह से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाए, वो 35% जो फाक की तर्ज पर तनख्वाहें ना बढ़ाए। ठीक है। दूसरा पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा है कि पेंशनर के लिए जो बड़ा रिलीफ मिला है, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम किया है। तो ये दोनों जो तनख्वाह बढ़ाई है 35% और तनख्वाह और जो ये पेंशन में इजाफा हुआ है, ये बड़ा खुश है। चलो कुछ तो रिलीफ लोगों को मिलेगा ना, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से लोग अच्छा यहाँ पे खोकर साहब ये लिखा है थोक परचून फरोशों पर टैक्स की शरह में इजाफा। तो ये जो टैक्स की शरह में इन पे इजाफा किया गया है इसका बोझ अल्टीमेटली आवाम पे नहीं आएगा? जी बिल्कुल, इस पर आवाम पर आएगा, जो लोग चीज़ें खरीदेंगे उन पर आएगा। हुकूमत को ये चाहिए था कि जो टैक्स कम करती इन पर, ताकि लोगों को रिलीफ मिलता। दूसरा महंगाई के वाले से इक़दामात इस बजट में कोई नहीं किए गए कि महंगाई के वाले से मसलन फॉर एग्जाम्पल जो है मेडिसिन सस्ती होती, जो दूसरा ग्रासरी का सामान सस्ता होता, किराना मर्चेंट का सामान सस्ता होता, आटा सस्ता होता, घी सस्ता होता, इस वाले से ना कोई इक़दामात नहीं हुकूमत ने किए। तो ये बजट जो है इसको बजट को अवाम दोस्त बजट नहीं कहा जा सकता। अंजुमन ताजरान कह रहे हैं शरह सूद कम की जाए। FPCCI में कल उन्होंने शरह सूद तो वैसे भी होनी चाहिए ना कम। ये तो कोई तरीका कार नहीं कि शरह सूद हमारी कहाँ पे जाके पहुँच रही है, मतलब 21-22% तक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो वो जिन लोगों ने लोन लिया हुआ बैंकों से वो किस हद तक शरह सूद जो है वो अदा कर रहे हैं। तो ये शरह सूद पे तो हमेशा मजहबी जमातों का भी यही किरदार रहा है कि जनाब इस्लामी मुल्क और इस्लामी मुल्क में ये चीज़ जो है वो आप कंट्रोल करें। लेकिन आप इंटरनेशनल बाय लॉज जो है बैंकिंग के फाइनेंस के आप उनके मुताबिक ये नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद शरई अदालतों की तरफ से भी एक फ़ैसले आए कि शरह सूद जो है वो ख़त्म की जाए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें कोई खातर खा हम इस्लामिक मुल्क है लेकिन आपके सामने लेकिन वो ऐसा कोई इकदाम नहीं है। जहाँ तक खोकर साहब ने बात की तनख्वाह में इजाफे की, देखिए तनख्वाह में इजाफे का फ़ायदा किसी भी मुलाजिम को उस वक्त होता है जब उसकी बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक उसकी बेसिक सैलरी बढ़ा दी जाए। ठीक है। ये हमेशा करते हैं, बेसिक सैलरी के मुताबिक एडाक रिलीफ अलाउंस दे देते हैं उनको। अच्छा। इसका उनको फ़ायदा कोई नहीं। हाँ वक्ती तौर पर उनकी तनख्वाह ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो फिर उनकी तनख्वाह में वो रेज़ नहीं आता। यही बेसिक पे अगर बढ़ जाए ना इनकी, तो बेसिक पे बढ़ने से ये है कि फिर आप अगले साल भी उनकी बेसिक पे के मुताबिक वो हर चीज़ अलाउंस उनको मिलता है। ये बेसिक पे हमेशा कम रखते हैं, मतलब 20,000 की बेसिक पे है और वही चलती है, उसमें अलाउंस जो है वो जम कर देंगे। सही। उससे फ़ायदा नहीं है। पेंशन के वक्त भी, लीव इनकैशमेंट के वक्त भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी तनख्वाह वहीं की वहीं रहेगी। तो हाँ वहीं की वहीं है, मतलब 35% अगर आपने बढ़ा भी दी है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना इजाफा इनको मिलेगा, इनको मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने 35% कर दिया, चलो इतनी बड़ी मेहरबानी उनकी। हाँ हम जर्नलिस्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 1 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस की जो मैं इसी तरफ आने लगी जी। पहली मरतबा ये हुआ है वर्किंग सहाफ़ियों को तिबी सहूलत, जर्नलिस्ट और फनकारों ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दिया। इम्प्लीमेंट हो जाएगा अली? अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमेशा से मुद्दा हमारा यही रहा है कि आप किसी भी चीज़ को जब अनाउंस करते हैं तो उस पर अमल दरामद जो है वो बहुत देर से होता है। देर से होता भी है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह आपने वादे या दावे किए आप करते हैं।
अगर आपने ये कर दिया तो मेहरबानी आपकी। हाँ खोखर साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा फैसला है सहाफ़ियों के लिए? जी बिल्कुल, सहाफ़ियों के लिए वैसे भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि अस्पतालों में जो सहाफ़ी होते हैं जाकर इलाज फ्री कराते हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादा अच्छा फैसला ये होता कि एक आम बंदे को इसके रिलीफ देते, आम बंदे को अस्पतालों में रिलीफ देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। अब सहाफ़ी तो पासर लोग होते हैं, ये तो जाकर सिफारिशें करा लेते हैं, अपना इलाज फ्री करा लेते हैं। जो गरीब बंदा पिस रहा होता है, जाकर आप किसी भी अस्पताल के पास बाहर जाएँ, जाकर आपको वार्ड के अंदर या OPD के अंदर, या वह मरीज बेचारे ऐसे ऐसे होंगे जिनके पास से एक पर्ची देने के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए था, उनको हेल्थ कार्ड देना चाहिए था, उनको रिलीफ देना चाहिए था। नौजवानों के लिए यहाँ पे है जी, कारोबार के लिए कर्जे मिलेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स खत्म कर दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये नौजवानों को जो कारोबार के लिए कर्जे तो पहले भी मिलते थे, पहले कौन थे कर्जे बंद थे, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर दरामद को जो है वो टैक्स खत्म किया गया है। चलो ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छा काम है। नौजवानों को लिए कब कर्जे मिलते थे जरा मुझे बता दें। मिल रहे थे कर्जे पहले भी मुख्तलिफ बैंकों से। आपने 15-15 लाख रुपए आप कोई बिजनेस मॉडल प्लान आप दें तो आपको लोन जो है वो दिया। PTI की गवर्नमेंट में भी ये लोन मिल रहा था और नून लीग ने भी अपने टेन्योर में ये लोन दिए थे। और उसके बाद अब फिर हुकूमत ने अनाउंस किया है कि जो नौजवान बरसरे रोज़गार होना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई बिजनेस मॉडल है, वो अपना प्लान पेश करके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर है, मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर जहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं और उसकी बेस पे उन्होंने फिर बिजनेस मॉडल देना होता है। वो बिजनेस मॉडल दे के उनको लोन मिलेगा, ऐसे लोन नहीं मिलेगा कि आप मुँह उठा के चले जाएं और आपको लोन दे दिया जाएगा। आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो आपको कर वाइंड अप करना है मुझे बजट वाला ये डिस्कशन। अवाम दोस्त, अवामी मंगों का तर्जुमान तो नहीं है, लेकिन इस बजट में अवाम के लिए फिर क्या है मुझे ये बताओ। अवाम के लिए बस उम्मीदें ही हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई बजट हो तो हमें सिर्फ ये खुशखबरी चाहिए कि चीज़ें सस्ती हो जाए। कुछ चीज़ सस्ती हो नहीं हुई इसमें, कुछ चीज़ों पे इन्होंने टैक्स छूट कम कर दी है, कुछ चीज़ों पे इन्होंने टैक्स छूट बढ़ा दी है। सिंपल सी बात है। अब अशरफिया के ऊपर सुपर टैक्स लगाया है, वो सुपर टैक्स आवाम के ही निकल रहा है। सिंपल सी बात है, जब उनके ऊपर एक चीज़ का टैक्स लग गया, जाहिर बात वो जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हाँ वो प्रॉपर्टी सेक्टर में है, वो IT के सेक्टर में है, इंडस्ट्री के शोबे में है, उसने एट द एंड वो पब्लिक से ही निकालनी है। आपने सुपर टैक्स उस पर लगा दिया। हाँ, जो आपने एक 30,000 या 32,000 आपने माहाना उजरत किसी मजदूर की मुकर्रर की है, ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन फिर वही सवालिया निशान है कि इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। दैट इज माई पॉइंट ना। अगर आप कुछ सरकारी महकमों में या सरकारी इदारों में कर भी देते हैं तो वो जो बेचारा मजदूर किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो 15-15, 20-20 हज़ार पे काम कर रहे हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से। हमारे इर्द गिर्द कितनी प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, हुकूमत वक्त से यही अपील है कि आप कम से कम इन फैक्ट्रियों में इन ये जो असला लाइसेंस वाली जो कंपनीज़ हैं, सिक्योरिटी वाली कंपनीज़ हैं, कम से कम इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम आप ऐसा बना दें कि वो बंदे को पूरी तनख्वाह दें। 5,000 6,000 तो वैसे ही टैक्स की मद में कटौती कर लेते हैं, पूरी तनख्वाह भी देते। तो ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी सेक्टर में भी ऐसे ही है। कम से कम उसको उसकी उजरत जो है वो मेहनत के मुताबिक जो है कम से कम दीजिए, इसको इंश्योर करना चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने का सिलसिला जारी है। 9 मई के वाक़ये कितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसी के सिलसिले में जी वज़ीर आला ने कहा मफरूरों को जल्द पकड़ा जाए। जिला घुराव में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा मिल गया है। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से हुकूमत ने ये इकदाम किया है, लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे दफ्तर का एक ड्राइवर है, उसका छोटा भाई उस वक्त जना उसके बाद सुई गैस का काम कर रहा था। अच्छा। पुलिस वाले उसको भी पकड़ कर ले गए। वो तो सुई गैस का बेचारा काम कर रहा था क्योंकि उसके पास मोबाइल था और जियो फेंसिंग में उसका मोबाइल आ गया, उसको भी पकड़ कर लेकर गए। दूसरा ये कि जो PTI जो जमात है उसमें तो अब दमखामी नहीं रहा, उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और अभी तक उसके कारकुनों जो ना बेगना लोग जो है ना, उसके कारकुन जो ना, उनको मैं मुतालबा करूंगा रिहा किया जाए और जो गुनाहगार है उनको सजा दी जाए। सही कहा। कौन गुनाहगार किसको समझते हैं आपको? जो गुनाहगार जिसने आग लगाई है, जो अंदर दाखिल हुआ है जना अस्पताल में, उसको पकड़ा जाए। और खोखर साहब पूरी तफ्तीश करके सारी चीजें तसल्ली करके उनको छोड़ा भी जा रहा है, छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन खोखर साहब की बात ठीक है कि जियो फेंसिंग वैसे भी है ना बहुत खतरनाक टूल है। जियो फेंसिंग में वो बंदा आ जाता है जो वहाँ से एक आम शहरी गुजर भी रहा होगा ना, राहगीर भी होगा, अगर वो भी गुजर रहा है ना तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा। हाँ, इंटरोगेशन आप करें लेकिन फिर आप उसको छोड़ दें, क्योंकि पुलिस जो है वो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो पुलिस बहुत लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। मतलब
पैसे लेकर छोड़ रहे हैं, पैसे की बुनियाद पे वो सब कुछ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। जो तो बेचारा पकड़ा गया, रगड़े में आ गया, उसको तो रगड़ रहे हैं, जो नहीं नाहक है उसको भी बिला वजह जो है वो तंग किया रहा है। तो मेरी आईजी पंजाब से दरख्वास्त है कम से कम इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन वालों से, ऑपरेशन वालों से ये ज़रूर अपील करें कि किसी बेगुनाह को बिला वजह जो है ना वो तंग ना करें, क्योंकि फैमिलीज को धमकियां दी जा रही हैं, फलां को उठा लेंगे, फलां को उठा लेंगे। परेशान हो जाते हैं, वो परेशान है, सिंपल सी बात है, परेशान। हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। जो मुलव्वस है उनके खिलाफ आप एक्शन लें। अब ये 1163 जो लोग हैं इनकी मजीद जो है वो इनका डाटा मिल गया हुकूमत को, अब इसको मजीद शनाख्त के लिए जो है वो भेजा जाएगा, शनाख्त क्रिएट की जाएगी। लेकिन फिर मसला ये है कि आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? आपका हर मुलज़िम जो है वो जुडिशल क्यों हो जाता है? सिंपल सी बात तो ये है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में भी यही हुआ कि आपकी FIR ही इतनी वीक थी। आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के ऊपर अपना एक ठोस सबूतों के साथ जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। सही। अब प्रोसिक्यूशन डिमांड ये करता है कि हमें ये चीज़ें दी जाएँ। अब प्रोसिक्यूशन को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है तफ्तीशी ऑफिसर वो अगर उनको ये जो रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा कि वो आगे ATC की कोर्ट में कैसे आपका मुकदमा लड़ेगा? सही। क्योंकि जज ने डिमांड करनी है भी सबूत लेकर आए, जब उसके पास सबूत नहीं होंगे तो फिर वो कैसे आपका केस स्ट्रॉन्ग करे? तो लिहाजा जो तफ्तीशी टीम है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड मोबाइल का डाटा, उनकी डिमांड फ्रांसिक डाटा है, उनकी डिमांड्स वीडियो है, उनकी डिमांड स्पीच कर रहे हैं तमाम मुतल्लिका इदारे। तो फिर क्यों जुडिशियल हो रहे हैं सारे? फिर क्यों, किस बुनियाद पर? वो कह रहे सबूत ही नहीं है तो अगर छोड़ रहे हैं फिर उनको जुडिशियल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सवाल निशान तो ये है। लेकिन देखें, अब गुज़श्ता रोज़ प्रेस रिलीज़ आई ISPR की, उसमें वाज़िया पैगाम था, सहूलतकार, मनसूबा साज और आग लगाने सबको सजा दी जाएगी। अब मनसूबा साज कौन है और सहूलतकार कौन है? सहूलतकार बहुत सारे लोग अपने भी हैं जो उन्होंने उनको हाईजैक किया हुआ, बिल्कुल ठीक है, सिंपल। ये खबरें आना शुरू हो गई कि उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा जो इस सहूलतकारी में मुलव्वस थे। तो फिर आप बाहर से क्या उम्मीद रखेंगे? छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस पर, लेकिन अब जिस तरह से काम हो रहा है इसको जल्द अज जल्द, लेकिन खोखर साहब वाली बात भी बीच में शामिल है कि जो लोग बेचारे जिनका टाइम ज़ाया हो रहा है, जो लोग अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको तो मुश्किलात, उनके लिए मुश्किलात हैं। तो हमारी तो यही हुकाम बाला से अपील है कि जल्द अज जल्द उनका केस अगर 1 घंटे में भी ख़त्म होता है ना तो उनकी इंटेरोगेट करें, आप अपनी तसल्ली करें, उनको छोड़ दें। अभी पता चला कुछ दिन पहले कि एक स्टूडेंट का इंटर का पेपर था और उसके भाई को उठा के लेके जाना था, उसको उठा के घर से ले गए, सो वो इंटर का पेपर उसका अब नहीं हो सका। ये जो चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, इसके आफ्टर शॉक्स जो है ना वो बहुत बुरे आएंगे। लोगों के अंदर रियासत के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक फियर फैक्टर मौजूद रहेगा और ये फियर फैक्टर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आज जिसका बच्चा उठा लिया ना आपने, अगर तो वो मुलव्वस है तो ठीक है, सजा होगी। अगर वो मुलव्वस नहीं है तो आने वाली नस्लें वो आपके खिलाफ ही रहेंगी, बच्चे बागी हो जाते हैं। खैर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खबर की तरफ आ जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया का राज है। शहरियों से पार्किंग मद में दुगने पैसे बटोरे जाने का सिलसिला जारी है। कोई नया अमल नहीं है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर धड़ल्ले से ये सब कुछ हो रहा है। खोखर साहब जी, बिल्कुल, ये अच्छा कदम है कि बजाय इसके कोई चोरी करे, डकैती करे, चलो एक पार्किंग माफिया पार्किंग गाड़ी का करा के पैसे सकता, उससे गाड़ी की हिफाजत, यानी आपसे कोई 100 रुपया मांगेगा तो ये बहुत अच्छा अमल है। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि उससे बजाय इसके वो लड़का जाकर चोरी करे, डकैती करे, इससे बेहतर है कि वो गाड़ी की हिफाजत भी करेगा, आपकी गाड़ी भी खड़ी करेगा, और चलो एक बेरोजगारी तो खत्म होगा। एक रोजगार लगा हुआ ना, वो चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है। लिहाजा इस हवाले से पुलिस को या इंतजामिया को, ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। वो गाड़ी की हिफाजत भी तो करते हैं, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह देते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह देते हैं, बजाय के फिर जाकर वो क्राइम शुरू कर दें, वो ठीक है? अगर पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड जगह पर पर्ची पर 30 रुपए लिखे हैं, आपसे 100 रुपया वसूल किया जा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो ठीक है। वो जो पर्ची हर जगह यही हो रहा है, वो पर्ची पर जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन अगर कहीं इलीगल पार्किंग प्लाजा सेंटर बने हुए हैं तो उनको रोका ना जाए, वो लोगों को काम करने दिया जाए, लोगों की गाड़ियों की। आपने पार्किंग प्लाजा तो नहीं कोई बना लिया? नहीं जी, मैंने कहा मतलब ये ध्यान दें, 100 रुपया अगर आपसे पार्किंग का ले रहे हैं, खोखर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। मसला भी यही है ना कि जो हमने जगह एक डेजिग्नेट एलोकेट की हुई है, हम वहाँ पे
जो सरकारी रेट है उसके बरअक्स हम कीमत वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो गलत बात है। जहाँ पे आपने का प्राइवेट माफिया बैठा हुआ है, तो ये कोई आप ये नहीं कि आप खुलेआम उसको इजाज़त दे दें कि आप जितना अपनी मर्जी के मुताबिक आप चार्ज कर लें। नहीं, लाहौर है यार, बड़ा शहर है सूबे का। वो भी खोकर साहब की बात ठीक है, प्राइवेट जगहों पर अगर ये हो रहा है तो फिर एक सेट पैटर्न रखे ना। एक घंटे गाड़ी खड़ी करे हुआ है तो आपको जाते हुए ये नहीं बताया गया कि 1 घंटे से ज्यादा होगा तो आपसे इतने पैसे, जब आप वापस आ रहे हैं 2-2.5 घंटे हो गए, ले जी आपका तो 200-250 रुपया बिल बन गया। देखिए ना, जो सेंटर एरिया होता है ना किसी भी सिटी का, सेंटर एरिया बहुत एहसास होता है क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा सेंटर एरियाज़ के अंदर आपका जो पार्किंग आवर्स होते हैं ना वो डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि आप उस हिसाब से वसूल करते हैं पैसे। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जितनी भी गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं उनको सेंट्रल एरियाज़ के अंदर आने से रोकें। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे ये काम हो रहा है। लंदन में सेंट्रल एरिया उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक अगर गाड़ी आपकी दाखिल होगी तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। उसी तनाजुर में लाहौर के अंदर भी ये मॉडल अपनाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू जो है वो हो भी चुका है, क्योंकि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है ना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसमें ये चीज़ शामिल है कि सेंटर एरिया को हमने ट्रैफिक के दबाव से बचाना है ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहे और लोगों को मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े। अब जो सेंटर एरिया से दूर थोड़े से जो इलाके वहाँ पर पार्किंग चार्जेस वो बिल्कुल कम होने चाहिए, सेंटर एरिया में रखें ताकि लोग कम से कम सेंटर एरिया का विज़िट करें। अगर करना भी है तो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत है जितनी भी है, जिस हद तक भी है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है, वो जिस हद तक भी है हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्रैफिक चार्जेस सेंट्रल एरिया के अंदर उनका रेट अलग होता है, ठीक है, आउट ऑफ द सेंट्रल एरिया जो है वो अलग होगा, हर जगह का अपना रेट है। अगर तो सरकारी रेट से हटकर कोई चीज़ वसूल कर रहा है वो गलत बात है, वो ये एक माफिया है। और इस माफिया के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि लाहौर पार्किंग वाले ना मिले हों या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ना मिली। मुझे ये बता दें, हॉल रोड की बात है, आप यहाँ पर अभी चले जाएं मिंटगुमरी रोड पर, अंदरून शहर वाली साइड पर जितने, अब वहाँ पर आपके मार्केट से दूर कहते हैं हमें पता ही नहीं कि ये किसने पार्किंग बना ली है। अनारकली में बिल्कुल बाजार में सेंटर में बानो बाजार में मोटर बाइक्स की इतनी लंबी लाइनें लगी, ये सबसे बड़ा झूठ है उनका। सदूर कहते हैं अगर आप सदूर को ये अगर वो ये कह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये उनको नहीं पता, आपकी एसोसिएशन है, आपकी एसोसिएशन उनसे पैसा लेती है। और क्या मजाल है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई वहाँ पे पार्किंग भाई कौन कर दे, वही ना, किसी की जरूरत है, सवाल ही नहीं। आप एक एसोसिएशन हो एक बाजार की और आपसे पूछे बगैर कोई पार्किंग बना दे वहाँ सेंटर में कोई बैठा हुआ, कैसे कोई कर सकता है? इनको सब इल्म होता है, उनसे पैसा लेते हैं, वसूल करते हैं, हिस्से रखते हैं, वसूल करते हैं, एसोसिएशन के नाम से पैसा वसूल किया जाता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये इंतज़ामिया की नहली की वजह से, क्योंकि बाज़ार के अंदर आपको एक इजाज़त दे दी गई कि आप एसोसिएशन बनाएं और अपने पैरामीटर्स आप खुद तय करें। तो ये पैरामीटर्स आपने तय किया कि आपने रोड ही ब्लॉक करवा दिया सारा, आपने पार्किंग इलीगल पार्किंग करवा के, हाँ वहाँ पे इलीगल है। और अगर कोई ये कहता है सदर कि जनाब ये हमारे इल्म में नहीं है कि किसकी है, तो ये सबसे बड़ा उनका झूठ है। यहाँ से ही हमारा असल माफिया स्टार्ट होता है। ये असल माफिया है जो बिल्कुल आपने जब चीज़ों को आगे बताएंगे नहीं, ये आज बताएं कि जनाब ये इलीगल बैठे हुए, मैं देखता हूँ इंतजामिया कैसे क्या मजाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस माफिया को हवा देने वाले जो हैं अपने हिस्से लेते हैं और घरों को जाते हैं और नाम आपको शहर में जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट या ना इंक्रोचमेंट ऐसे नहीं है, भाई पैसे दे के बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे किसी रेडी वाले से जाके पूछ के खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ है, वो हमने आगे चल के किसी रेडी वाले से जाके पूछ रहे, वो कहते हैं भाई पैसे दे के खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सब लोग बेचारे अपना कारोबार चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हिस्से लोगों के निकालते हैं। इसका बेहतरीन हाल ये कि हमें जल्द अज जल्द सेंट्रल एरियाज के अंदर नए पार्किंग प्लाजा तामीर करने चाहिए, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा तामीर हो ताकि लोगों को पार्किंग की सहूलत मिले। और बाहर जो रोड के ऊपर अपडेट मुझे पहुंचानी है, सीएम साहब इस पे बड़े एक्टिव थे और एक दो ऑपरेशन भी हमने देखा कि इनके खिलाफ हुए। इस पे पूछूंगी मैं आपसे वापस आकर के कि क्या हो रहा है। लेकिन अपडेट अभी एटीसी से ये है कि 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 15 मुलजिमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए मुचलके के इवज मंजूर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद अपडेट इस पर देते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। फैसल टाउन, अकबर चौक, कोठा पिंड में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो कर दिए जाते हैं, लेकिन पूरे शहर में मिसाल यही देखने में आई है कि जहां पे ऑपरेशन किया
चंद घंटों के लिए उस जगह का सफाया हो जाता है और वो बेचारे जो रेहड़ीबान हैं उनकी रेहड़ियाँ टूट जाती हैं, ट्रकों में डाल के सामान ले जाते हैं, जो नीचे गिर गया वो गिर गया, वो गिर गया, जो रह गया वो बेचारे मुंह तकते रह जाते हैं। इन दी एंड जाते हैं वो कॉर्पोरेशन के ऑफिस, कुछ पैसे देते हैं और अपनी चीज़ें उठवा के वापस ले आते हैं। खोखर साहब, इसको ग्रैंड ऑपरेशन कहते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से वो जाते हैं, जाकर रेडियो वालों को तंग करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको तंग करते हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं उनको तंग करते हैं, जो बड़े बड़े माफिया है उसको तो कुछ नहीं कहा जाता। वो जो बड़े बड़े, जैसे कभी आपने पिछले जो वक्फा था उसमें कहा कि अनारकली बानो बाजार में जाकर देखे तो बाजार के दरमियान में लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल लगाई होती है, गाड़ियाँ लगाई होती है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई बेचारा रेडी वाला तंग दिहाड़ीदार है तो उसको तंग करेंगे, उससे पैसे मांगेंगे, ये तो ज्यादती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो गरीब बंदा अगर कोई बेचारा दिहाड़ी लगा रहा है, रेडी लगाकर अपने पैसे कमा रहा है तो उसको कुछ ना कहा जाए। जो बड़े बड़े माफिया उनको तंग किया जाए, जिन्होंने वैसे सरकारी जगह पर कब्जे किए हुए हैं अपनी। आप लिंक रोड पर चले जाए, यहाँ दुकानदारों ने आगे 3-3 फुट जगह पर कब्जा किया हुआ है और फुटपाथ पर स्टॉल्स उन्होंने दिए हुए हैं, स्टॉल किराए पर दिए हुए हैं और फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ है। और फुटपाथ पर कब्जा जो है वो छिड़वाया जाए। अगर कोई फुटपाथ के बाहर सड़क पर कोई रेडी लगाकर बैठा हुआ है तो उसको बेचारे को तंग ना किया जाए। सवाल सिर्फ आना ये है कि जब आप एक ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन के फौरी 1 घंटे या 2 घंटे बाद वही रेडी वापस वहाँ पे क्यों खड़ी होती है? मतलब आप लोगों को सिर्फ ये और अली समटाइम तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि टीमें आ रही हैं, लोग भाग जाते हैं। अब वो रेडी वाले हैं जिन्होंने पैसे देने होते हैं, जिन्होंने मुफ्त फ्रूट इन अफसरान को अंदाजा देना लगा लें कि ये क्या ऑपरेशन है। ये एक आपने धोखाधही वाला ऑपरेशन इसको नाम दिया। आप हुकाम बाला को धोखा दे रहे हैं, आप सीएम पंजाब को धोखा दे रहे हैं, कमिश्नर साहब खुद धोखा खा रहे हैं। अगर उन्होंने किसी टीम को भेजा इस ऑपरेशन के लिए तो ये MCL के लोग जो आपस में मिले होते हैं, जो पैसे आप उनसे वसूल करते हो, वो आधे घंटे बाद वहाँ पे खड़े होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका नुकसान अलग आपने किया होता है। हाँ। देखिए, हम ये नहीं कहते कि जनाब ये रेडी वालों का एहतसाब किया जाए। हम ये कहते हैं कि उनको कोई ऐसी जगह एलोकेट कर दें जहाँ से ना ट्रैफिक का बर्डन बने, ना लोगों को मुश्किलात हो, उन लोगों का रोज़गार भी चलता है। हम किसी की रोज़गार जो है ना वो नहीं तबाह होता देख सकते। ये तो सिंपल सी बात है कि जो आजकल हालात चल रहे हैं। लेकिन आप बदले में उसको कोई ऐसी जगह ज़रूर दो। ये नहीं कि आप आधे घंटे के लिए ऑपरेशन करो, उसका बिजनेस वाइंड अप करो। प्लान था शहबाज शरीफ साहब के दौर से ही चल रहा था। फिर जब DC बने कैप्टन उस्मान, उन्होंने भी कहा पे इस पे इम्प्लीमेंट होगा। रेडी बाजार एक लगाया जाना था। जो टाउन में चल रहा है काम, वज़ीर आला पंजाब ने भी दौरा किया था कि आप इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करें। प्रोजेक्ट जो है वो PTI की गवर्नमेंट के दौरान जो है वो बहुत डिले हुआ था, तख़ीर का शिकार था। तो वो बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट था इनका। अगर उस प्रोजेक्ट पर आज या उसी दौर में इम्प्लीमेंट हो जाता, मुकम्मल हो जाता, उसको नज़रअंदाज ना किया जाता, तो आपकी बहुत सारी रेडियाँ जो है वहाँ पर समा जानी थी। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक साइड का नहीं है, आपके पूरे शहर के अंदर रेडियाँ मशहूर हैं। आपने उनको कवर अप करना है, आपने उनको जगह देनी है। आप केनाल रोड पे चले जाओ, कच्चा जे रोड पे चले, जगह जगह पे उन्होंने येलो लाइन से आगे वो निकल कर उन लोगों ने अपनी रेडियाँ लगाई हैं। जिसने चीज़ लेनी है वो वहाँ पर रुक जाएगा, रुकने से पीछे वाली ट्रैफिक रुक जाएगी। कुछ सद्देबाब इसका कोई हल निकालें। ये नहीं कि आप आए रोज़ उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। वो आते ही क्यों हैं? सिंपल सी बात है, आप आने क्यों देते हैं उनको? आपकी शय पे वो बाहर निकलते हैं। माना कि अगर वो अपने रोज़गार के लिए निकलते हैं तो कम से कम उनको एक अच्छी स्पेस दें। 75 सालों में हम उनको स्पेस नहीं दे सके कि जनाब ये आपकी जगह, आप यहाँ। ये रिवायती ऑपरेशन होते रहेंगे, शहर से तजावुजात का पार नहीं खत्म हो सकती। तजावुजात ऐसे ख़त्म नहीं होगी जैसे ये ख़त्म कर। बिल्कुल ऐसे ही आपको तजावुजात, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने से पहले उसका मुतबादिल हल निकालना है। आप उसको मुतबादिल प्लेस देंगे तो वो चीज़ ख़त्म होगी। नहीं तो जब आपके पास जड़ से नहीं ख़त्म कर तो फिर अब जड़ से कैसे ख़त्म करते हैं? उसने भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम कहते हैं ना कि हम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब वो अपने कारोबार से हटेगा वो पता नहीं कितना डिस्टर्ब होगा। तो इन चीजों और वो बंदा बिल्कुल राइट भी है अली, जो हर रोज एक दुकान के बाहर स्टॉल लगाने के पैसे दे रहा है। रियासत स्टेट की जिम्मेदारी, उसको जगह दे, उसको जगह दे खड़े होने के लिए कि जनाब वो अपनी चीज़ परचेज करे, अपने आप को अपना रोजगार कमा सके। नौकरी आप चलो नहीं उसको दे सकते, अगर वो दुकान को लगा के खड़ा हुआ है तो आप एक अच्छी सी स्पेस, फूड स्टॉल उसको बना दे ताकि वो वहाँ पे खड़ा हो जाए। मैंने लंदन में देखा है कि वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी मार्केट्स बनाई हुई ऐसे ही है। उन्हें एक स्पेस दे दिया कि ये आपकी मार्केट है, यहाँ से आपने बाहर नहीं निकलना, वो उसी जगह पे बैठे हैं, वो अपनी चीज़ें परचेज बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ना आपकी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, ना आपके रोड पर ये तजावुजात वाला इशू आ रहा है जब आपने प्रॉपर एक जगह डेजिग्नेट कर दी है। सो इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। खोखर साहब बहुत शुक्रिया, अली आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। शहर के बड़े अस्पताल जिनमें हम न्यू सर्विसेज, गंगाराम चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहां हज़ारों की तादाद में मरीज आते हैं, सो वहाँ से ख़बरें भी हमारे रिपोर्टर जाते हैं कलेक्ट करके। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट हम करते हैं, जहाँ कहीं पे पेशेंट केयर के हवाले से गफलत हो रही होती है उसको भी हाईलाइट करने का मकसद यही होता है कि बेहतरी लाई जा सके। वो मरीज़ जो कि इलाज मुआलजे के घर से दूर दराज से आ रहे हैं, लाहौर के कम पेशेंट हैं इन अस्पतालों में, दूसरे शहरों से बर्डन ज़्यादा है। आप अभी किसी हॉस्पिटल चले जाएं, आपको ओपीडी में इतना ज़्यादा रश मिलेगा, हज़ारों की तादाद में मरीज़ होंगे। सो उस लिहाज से सहूलियात प्रोवाइड करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। इन बड़े अस्पतालों में किस तरह से पेशेंट केयर के हवाले से काम किया जा रहा है, मरीज़ों को फैसिलिटेट करना, मुफ्त अद्वियात, टेस्ट की सहूलतें, और इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गेट के अंदर एंटर होते ही हम देखते हैं अक्सर लोग शिकायतें कर रहे होते हैं कि अच्छा जी व्हील चेयर नहीं है, लिफ्ट्स ख़राब हैं, हम गए इलाज के लिए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं से। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने में हमारे एमएस साहिबान किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। एमएस न्यू हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, थैंक यू। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है क्योंकि शहर का बड़ा हॉस्पिटल है म्यू हॉस्पिटल। सो कैसे देखते हैं आप अपनी जिम्मेदारियों को, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग है आपके लिए? जी, म्यू हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की लिस्ट है उसमें हमारी जो बेड स्ट्रेंथ है वो 2484 है। ठीक है। हमारे बाद वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची का, उसके बाद बाकी तमाम हॉस्पिटल 1500-1600 बेड की स्ट्रेंथ पे हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते फिर हमारे यहाँ पास 28 स्पेशलिटीज़ हैं, हमारे 73 वार्ड्स हैं और 72 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के अलावा तमाम की तमाम स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी वो म्यू हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं। और बड़ा हॉस्पिटल होने के साथ साथ ये 1871 में इस्टेब्लिश हुआ था। लाहौर का चूँकि पुराना हॉस्पिटल है, जितने भी हॉस्पिटल बाहर के पंजाब में हैं या बाकी सूबों में हैं, वहाँ से भी जितना रेफरल है, अगर लाहौर में कहते हैं तो लाहौर का म्यू हॉस्पिटल लाहौर की पब्लिक को या बाहर के जितने भी पंजाब के लोग हैं उनको ऐसे ही याद है जैसे पैरास्टामोल, पैनाडॉल उनको याद है जी वहीं जाना है। और वहाँ पे लाजमी तौर पे, ये नहीं कि मैं बतौर एमएस म्यू कर रहा हूँ, आप देखें कि वहाँ सर्विस का मेयार, वहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की वजह से हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, फिर उनका पेशेंट का साथ एटीट्यूड, डीलिंग, डायग्नोसिंग, ट्रीटमेंट लाजमी तौर पर बेहतर है। उसका ये भी है कि जब देखें 2012 में जब डेंगू की आई वबा तो उसको एक्सपो सेंटर में या म्यू में म्यू नहीं कैटर किया था। अब कोविड-19 को भी जब वो एक स्पेसिफिक सेंटर एक्सपो एस्टेब्लिश किया गया तो उसमें भी सर्विस प्रोवाइडर म्यू हॉस्पिटल ही था। और बाहर से भी जो क्रिटिकल केसेस हैं गवर्नमेंट की नज़रों में होते हैं या बाकी, तो वो म्यू में ही रेफ़र किए जाते हैं और म्यू पे लोगों का ट्रस्ट भी है। और उस हवाले से हम थोड़ा ओवरबर्डन भी हैं। बेड्स के ऑक्यूपेंसी रेट हमारा हमेशा 100% से ज़्यादा होता है। फिर कैंसर का जितना है पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की तरफ से म्यू हॉस्पिटल ही लीड करता है, म्यू हॉस्पिटल ही प्रोक्योरमेंट करके उनको कैटर करता है। जिन सीएम ग्राउंड्स हैं उनको भी म्यू हॉस्पिटल करता है। और प्रॉब्लम्स उसके पेशेंट्स के हवाले से भी हैं, फंडिंग के हवाले से भी हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो उसको साथ साथ बारिशें हों तो कुछ इश्यूज हम देखते हैं कि वहाँ पर हाँ बिल्कुल, उसमें रिवैम्पिंग की भी या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की भी उसमें सपोर्ट भी होती है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद ये तो हर जगह पे मौजूद है। म्यू हॉस्पिटल में जो सर्विस डिलीवरी है या पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत अच्छा है, तमाम हॉस्पिटल से अच्छा है। लोग मुतमिन होते हैं तो वो रेफ़र भी करते हैं, फिर आते भी हैं, फिर ट्रीट भी होते हैं और अल्लाह के करम से ठीक भी होते हैं। हमारा जो डेली आउटडोर है ना वो 6000 के करीब है और हमारी डेली जो एमरजेंसी है वो 2500 से 3000 है। हमारी रोज़ाना मेजर और माइनर सर्जरीज 300 से ज़्यादा हो रही हैं। पेशेंट्स को भी हम मेडिसिन जो गवर्नमेंट की ग्रांट है उसमें से जो बल्क परचेज से दे रहे हैं, लोकल परचेज से दे रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ इनिशिएटिव के तहत हमारी जो सेहत सहूलत की भी कवरेज है म्यू हॉस्पिटल की वो 90% से ज़्यादा है। साथ साथ चीफ मिनिस्टर ग्रांट्स हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए है, बैतुल माल से हैं, पेशेंट वेलफेयर से हैं,
कुछ NGOs वहाँ पे काम कर रही हैं, तो पेशेंट को कहीं ना कहीं से सपोर्ट जो है वो मेडिसिन या उसकी सर्जिकल डिस्पोजेबल्स में मिलती रहती है। वहाँ पे कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ से सेटिस्फाई होके जाए, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो। डायग्नोस्टिक सेटअप हमारा बहुत अच्छा है। म्यू की भी लेबॉर्ट्री है, एग्रीगेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी सार लेबॉर्ट्री है, जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड अमला भी है और एडवांस किस्म के टेस्ट भी हम वहाँ पे कर रहे हैं, और उनको भी हम मैक्सिमली वहाँ पे फ्री भी करते हैं। हमारे पास CT स्कैन, CT एंजियो, मेमोग्राफी और कार्डिक सर्जरी, प्राइमरी PC1 सब की सब सहूलतें 28 स्पेशलिटी सर्कल में म्यू हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं। और बड़ा हॉस्पिटल होने के साथ साथ ऐसी सुपर स्पेशलिटी की क्लस्टरिंग भी कहीं पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अच्छे तरीके से विद गुड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ पेशेंट्स हम उन चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो डॉक्टर साहिबान हैं वो मरीज़ों को किस तरह से, इस पे कोई अपडेट, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या, या डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, पेशेंट केयर में कोई गफलत नहीं है, आपका पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो टाइमली पहुँच रहा है? सेकेंडली, हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है सरकारी हॉस्पिटल में, सो कैसे इंश्योर किया जाता है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को बहुत परफेक्ट रखा जाए? उसमें हमारी ना स्ट्रक्चर्ड सी चीज़ें हैं कि हमारे हर MS के साथ 12 एडिशनल MSs भी हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबे से एडिशनल MS एडमिन है, प्रोक्योरमेंट है, स्टोर्स के हैं 1 और 2 हैं, सर्जिकल टावर के हैं, आउटडोर के हैं, और फिर उनके साथ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं, और वो तीनों शिफ्टों में काम करते हैं। उनका काम भी है कि वो हाज़िरी को चेक करें, डॉक्टर्स की हाज़िरी, स्टाफ की हाज़िरी, पैरामेडिक्स की, जेनिटोरियल की, स्प्लाइस की, और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें या पेशेंट्स के लिए। म्यू हॉस्पिटल में मेरा ऑफिस हो या DMSA का काफ़ी हमने बाकायदा लिख के रखा हुआ है बाहर के किसी भी मसले की सूरत में आप 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद DMS, AMS या MS से आप रब्ता करते हैं, और उनको हमारा रिजॉल्विंग एटीट्यूड होता है कि हम उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। और जेनिटोरियल के हवाले से हमारा अपना स्टाफ भी है, सफाई के हवाले से, और हमने आउटसोर्स भी किया होता है, और उसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। हमारे पास जेनिटोरियल सुपरवाइज़र भी हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र्स भी हैं, जो इन चीज़ों को देखते भी रहते हैं। और फिर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट्स भी हैं, जहाँ पे वो थर्ड पार्टी भी जाती है, हम खुद भी उनको सिक्योरिटी और सफाई की पिक्चर भेजते हैं, और बाकायदा हॉस्पिटल्स की उस हवाले से स्कोरिंग होती है। और म्यू हॉस्पिटल कभी भी 90% से नीचे नहीं आया, मतलब ग्रीन स्टेज में ही होता है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल का सबसे अहम हिस्सा है। मरीज़ को जिस हालत में लेके, डू यू थिंक कि एक बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते बेड्स की तादाद इनफ है, और रोज़ाना इमरजेंसी में मरीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है? बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। मतलब रोज़ाना मैं, मेरे DMS, मेरे AMS अपने अपने शोबे की ग्रुप में पिक्चर शेयर करते हैं। हम वो ग्रुप जो डिपार्टमेंट का बना हुआ है उसमें भी करते हैं, वो मॉनिटर भी होती हैं, और उसमें आधी हमारी जो पिक्चर, आपकी इमरजेंसी 24 आवर ऑपरेशनल है, उसमें आधी से ज़्यादा पिक्चर हमारी पेशेंट इंटरेक्शन की होती है कि पेशेंट के जाके उनसे पूछना भी आप कब आए थे, आपको डॉक्टर ने देख लिया है, आपको ट्रीटमेंट मिल गई है, मेडिसिन मिल गई है। और मुझे 15 माह में इमरजेंसी में कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि नहीं मैं तो डॉक्टर ने मुझे नहीं देखा या मुझे मेडिसिन नहीं मिली, वो आगे लेकिन आपने पूछा ना कि ओवरलोड, वाकई म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमारा जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है ना डेली, वो 600 और 700% है। सही। इट मीन्स कि एक बेड पे 6 पेशेंट्स। वो 6 कैसे हैं कि या तो शॉर्ट स्टे होता है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आए चले गए, या वो वार्ड में रेफर हो जाते हैं, या वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए चले जाते हैं, या वो फर्दर उनको इन्वेस्टिगेशंस के लिए या आउटडोर में भेजा जाता है। लेकिन फुल वो केटर हो रहे होते हैं, एक फ्लो चेन में चलते रहते हैं। उसको अनाउंस करने की ज़रूरत है, लेकिन सर्विसेज का मेयार और पेशेंट सेटिस्फेक्शन बेहतर है। अच्छा जी, सहूलियात के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, पेशेंट के साथ जो उनके लवाहिकीन आते हैं उनकी सहूलियात, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज से जो आएंगे उनको वहाँ स्टे भी करना पड़ेगा, सो उनके लिए कुछ सिटिंग का इंतज़ाम, बैठने की प्रॉपर जगह, पानी का इंतज़ाम, वॉशरूम का इंतज़ाम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, हमने हर जगह पे किया हुआ है, खासकर इमरजेंसी के बाहर तो हमारा एक सीटिंग एरिया भी है, हमारे कूलर्स भी लगे हुए हैं, और साथ कैंसर के पेशेंट के लिए एक स्पेशल कायदे-आज़म मुसाफिर खाना है। ऐसे ही हमारे पास स्कैटर्ड पेशेंट वेटिंग एरिया के साथ साथ 3 बड़ी बड़ी मॉर्कीज़ हैं जो एयर कंडीशनड हैं,
उनमें 3 वक्त में अटेंडेंट्स को खाना भी मिलता है और वहाँ रहने के लिए, जिसके लिए फिलंथ्रोपिस्ट हमारे साथ तावन करते हैं, और खाना अटेंडेंट्स को मिलता है वहाँ उन मार्कीज़ में, और उसके साथ साथ जितने पेशेंट्स हैं उनको भी 3 वक्त, इवन अगर किसी को रिकमेंड किया गया है कि इसको दूध और दलिया चाहिए तो उसको दूध और दलिया भी हमारे किचन और फिलंथ्रोपिस्ट की मदद से उसको दिया जाता है। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल्स में इश्यूज़ ये रहते हैं क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड बर्डन ज़्यादा होता है, टेस्ट एक्सरेज इसकी सहूलत लोगों को लगता है कि बहुत लिमिटेड है, रश ज़्यादा होने की वजह से बारी नहीं आती, 2-2 3-3 दिन का टाइम दे दिया जाता है, अद्वियात उस तरह से उनकी पहुंच में नहीं पहुंचती। सो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि आया अद्वियात अगर मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जानी है तो मरीज़ों तक वो पहुँच भी रही है या नहीं, टेस्टों की सहूलत मुफ्त है तो वो मरीज़ों तक पहुँच भी रही है या नहीं? बिल्कुल। हमारे टेस्ट के लिए ना, हमने कोई भी पेशेंट आ जाए वो कहे कि मैं डिजर्विंग, मुझे फ्री किया जाए, तो MS, AMS, DMS उसको करते हैं। टेस्ट के लिए हमने, हमारा एक इनिशिएटिव है कि जिसमें भी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री जो है ना वो लिंक्ड है, और जो पेशेंट है उसको उसके जो सेल नंबर उसने दिया होता है ना, वहाँ पे जाके या म्यू के पोर्टल पे जाके वो अपनी रिपोर्ट्स खुद भी देख सकता है। ठीक है। साथ साथ आपने उसकी प्रॉब्लम्स के लिए ना कि उसको मेडिसिन भी हम दे रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जैसे अगर सेहत सहूलत की मॉनिटरिंग देखें तो हमने अपने फार्मासिस्ट और अपनी हेड नर्सेस के ज़रिए से ये इंश्योर किया हुआ है, रेगुलरली उनके साथ मीटिंग भी करते हैं। भी जो पेशेंट आया है ना, उसका आपने या तो उस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे आपने उसकी एंट्री करनी है, और अगर नहीं है तो आपने रीज़न देनी है कि इस पास शनाख्ती रिकॉर्ड नहीं था, ये पेशेंट फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, या ये इसकी एंटाइटलमेंट नहीं है, इसकी बीमारी की नेचर ऐसे है। और एक एक केस को जो नहीं होता हम डिस्कस करते हैं। इसी वजह से हम 90% से ज़्यादा उनको तो सेहत सहूलत प्रोग्राम से भी कैटर कर रहे हैं, अपनी बल्क परचेज से भी कर रहे हैं, और उनकी लोकल परचेज के ज़रिए से कर रहे हैं। इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को सारी की सारी मेडिसिन, चाहे उसकी सर्जरी होनी है या चाहे वो वार्ड में दाखिल है, उसको लाजमी तौर पे हम वहाँ से दें। ठीक है। एक्चुअली मुझे ये बता दीजिएगा, अक्सर अस्पतालों में देखते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज जो हैं ये एहतजाज पे रहती हैं कि जी उनको सहूलियात की कमी का सामना है। सो आपका यही स्टाफ जो है मेरे ख्याल से आपके तमाम काम अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है, ड्यूटी पे मौजूद होता है। सो इस स्टाफ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इनके इश्यूज़ किस तरह से कैटर किए जा रहे हैं? जैसे अभी YDA के इश्यूज़ थे सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के लिए कल भी एक मीटिंग थी महकमा के साथ, जिसमें डिपार्टमेंट की तरफ से और उन्होंने मुख्तलिफ MSs को भी बुलाया हुआ था कि सिक्योरिटी में हमारे लैप्सेस क्या हैं, कैसे हमने उसको ठीक करना है, और कैसे हमने एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, और साथ थर्ड पार्टी इवेलुएशन भी हुई है हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के। उस हवाले से जब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, ये कमेटी अपना काम करेगी, एक स्टैंडर्डाइज बिडिंग डॉक्यूमेंट जिसमें हमें इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे, जो पेशेंट हम हायर करते हैं सिक्योरिटी कंपनीज, उनका भी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। हमारी होगी कि हमने जो उसमें फार्मूलेट किया है कि इतनी कद के, इतने एज के ये बंदे होंगे, ये इनकी पे होगी, ऐसे ये सिक्योरिटी सिस्टम को चलाएंगे, और ये उनके पास वेपन की, फिर उसमें आर्मी पर्सोनल, सारा का सारा हम इंश्योर करेंगे, और उसके ज़रिए से हम सिक्योरिटी को, और फिर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगी, स्टाफ को बेहतर करेंगे। जैसे नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनके मैंने ओपन डोर के ज़रिए से देखा है कि उनके इश्यूज ऐसे इश्यूज नहीं होते। देखिए, या तो आपने उनके मौके पे रिजॉल्व कर देते होते हैं, या अगर यू आर जस्टिफाइड कि आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं ना। अगर सपोज नर्सिंग की छुट्टी अगर जेन्युइन है तो वी एग्री, लेकिन अगर वो समझना है कि नहीं मेरी तो एक प्रिविलेज थी, मैंने लेनी है, और पीछे से हमारे पास वो नर्सिंग स्टाफ भी कम है, तो उसकी काउंसलिंग कर लेते हैं, दे एग्री। CM साहब बड़े एक्टिव हैं शहर के अस्पतालों की हालतों को बेहतर बनाने के लिए, जहां कहीं इशू हैं। सो आप हमारे प्लेटफॉर्म से CM साहब से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जहां कहीं आपको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में बेहतरी की ज़रूरत है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है? नहीं, इस सिलसिले में मैंने आप जो CM साहब का जिक्र, मैं तो उस लिए आगे हूँ, उनकी जो कमिटमेंट है या ओनरशिप है, ख़ासकर हेल्थ के हवाले से या पेशेंट्स के हवाले से। अभी एक जो पेशेंट साहिवाल से नज़ीरा लाला बीबी रेफ़र हुई थी म्यू हॉस्पिटल में, तो CM साहब वाज सो काइंड कि वो उसको ना 6-7 दफ़ा ना खुद देखने के लिए आए थे, और उसको इतना उन्होंने मॉनिटर किया, फॉलो किया। रियली शी वाज ए क्रिटिकल पेशेंट। शायद किसी और सेटअप में होती, इतना उसकी केयर ना होती, उसको निगलेक्ट किया जाता, तो शायद वो बच ना पाती,
ये दुआएं उनकी सीएम के साहब के साथ हैं। और वैसे भी उन्होंने लेडी वेलिंगटन और डेंटल हॉस्पिटल और बाकी में म्यू का भी उन्होंने कहा मॉनिटर करेंगे, लेकिन उनकी जो टीम है और सीएम साहब हैं उनके वीएन के मुताबिक बड़ा रेगुलरली हॉस्पिटल को मॉनिटर कर रहे हैं, रूट लेवल से वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। जैसे अभी एक बड़ा काम है कि जिस पे उनकी टीम काम कर रही है और मीटिंग्स भी हो रही हैं कि भाई हॉस्पिटल्स की जो है ना, खासकर म्यू या जो पुराने हॉस्पिटल हैं, जो अपग्रेडेशन हो रही है या उनमें जो एक्सटेंशन हो रही हैं बड़ी बेहंगम सी हैं कि उसका एक मास्टर प्लान होना चाहिए। उस मास्टर प्लान के मुताबिक उस हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग होनी चाहिए या उसकी एक एक्सटेंशन होनी चाहिए कि चीज़ों को हम जब एक्सटेंशन में ले जा रहे हैं या हेल्थ सिस्टम है, इंसान के साथ बीमारियां, तो आगे इसने एक्सटेंशन में जाना ही जाना है। जब उस जाना है तो एक सिस्टम के साथ हो ना, और उसमें फिर अपग्रेडेड भी हो, हम वो चीज़ें उसमें डालें रादर देन फोकल पॉइंट्स करते जाएं। ये भी उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वो प्रॉब्लम्स को खुद टेक ओवर कर रहे हैं और खुद सॉल्व भी कर रहे हैं और बड़े रूट लेवल तक जाते हैं। और इसका मकसद भी ये है कि पेशेंट केयर को बेहतर बनाया जाए, आवाम को सेहत सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। और इसके लिए हम देख रहे हैं जहाँ सीएम साहब एक्टिव हैं, उनकी टीम भी बहुत एक्टिव है। तो आई होप कि वक्त के साथ साथ चीज़ें मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ज्वाइन करते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। फिलहाल है शहर में गर्मी, लेकिन प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि आज बारिश भी होने वाली है। सो वीकेंड आपका कैसा रहेगा? कल संडे को क्या मौसम के तेवर रहेंगे? फरीहा हमें बता रही हैं। ओवर टू यू फरीहा। जी बिल्कुल है ना, अगर आज मैं आपको शहर लाहौर के मौसम से आगाह करूं तो शहर के मौसम की बड़ी बुरी हालत हुई हुई है। शहर का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। सूरज इस तरह महसूस किया जा रहा है जैसा कि सवा नेज़े पर है, और इस वक्त बाहर जो है वो खड़ा होना 1 मिनट के लिए भी जो है वो मुहाल हुआ हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा है कि ये जो 36 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है वो शहर के जो है वो दर्जे में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी, और जो है शहर में जो है वो हल्की फुल्की जो है हवाएं चलेंगी, जिससे शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर होगा। लेकिन अभी जो शहर के मौसम की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा इसी तरह महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा हो चुका है। शहर भर में जो है 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज जो है तपिश उसकी इतनी ज़्यादा है कि ये हवाएं भी आपके फेस पर डायरेक्टली जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस की जा सकती हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 49% रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो जैसे ही शहर का दर्जा बढ़ा है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 165 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। माल रोड पे 240, चट्टा पार्क में 249 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि यूएस कॉन्सुलेट में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह वो 118 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन ने भी जो है वो शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन का कहना है कि इस गर्मी से बचने के लिए शहरियों को जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से नहीं निकलना, और अगर बाहर निकलते भी हैं तो फेस को फुली कवर्ड रखना है, हाइड्रेटेड रहना है, और पानी का जो है और ठंडे मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जी थैंक यू सो मच फरीहा, आपने हमें मौसम के बारे में बताया। आज वेलकम बैक वंस अगेन। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं अपने बहुत ही स्पेशल मेहमानों से। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ही स्पेशल टैलेंट से नवाजा होता है, और समटाइम आप वो देख के हैरान भी हो जाते हैं और उसको अच्छे तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पाते जब आप वाकई ही किसी शहर में मुब्तला हो जाते हैं। सो आज का हमारा ये सेगमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जी फ्लूट प्लेयर भी मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ हम आपको तबले की धुन भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में सुनवाने वाले हैं। सो अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। अली रज़ा और बिलाल साबिर ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपसे तो हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, और माशाल्लाह से जो इस तरह से आप फ्लूट बजाते हैं एक शहर भी तारी हो जाता है, बंदा परेशान भी हो जाता है, आप कर कैसे लेते हैं? सो ये मुझे ये बताइएगा कि कब से आप बजा रहे हैं फ्लूट, किस तरह से सीखा? मुझे कोई 15 ईयर्स हो गए हैं इसको, अभी तक स्टिल लर्निंग जारी है मेरी। मेरे टीचर हैं बाकिर अब्बास, जिन्होंने मुझे ये तोहफ़ा गिफ्ट समझूंगा मैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक अजीम गिफ्ट है मेरे लिए।
सो ट्रेनिंग कितनी मैटर करती है, कितना टाइम आपने, क्योंकि वो प्रॉपर धुन से आवाज़ निकालना, सांस अपना बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। जी, सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट ही बहुत अमेजिंग है। मैं सिर्फ इसमें ब्रीथ कर रहा हूँ, जितनी भी मेलोडी है वो मेरी फिंगर की कटिंग से है। ठीक है। और सबसे पहले तो ब्रीदिंग स्टेमिना हमने मेंटेन करना होता है। मैं डेली 1 घंटा इसको प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। देन मैं उस परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल। कोई टिप बताएं कि आपका ब्रीदिंग स्टेमिना जो है वो किस तरह से मेंटेन होता है, उसके लिए क्या टिप है? टिप यही है कि इसकी लॉन्ग नोट की हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो आपकी धुन दिमाग में चल रही है, प्ले आप उंगलियों से कर रहे हैं, सो ये तो बड़ी प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट होता होगा। सो मुझे ये बताइएगा कितना टाइम लगा आपको इस परफेक्शन की तरफ आते हुए? मैं तो स्टिल इसको अभी सीख रहा हूँ, इसकी परफेक्शन, क्योंकि इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये परफेक्शन होगी इसमें। तो स्टिल लर्निंग जारी है। आपके रियाज पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रियाज करते हैं। सही। अच्छा जी, हमारे साथ अली रज़ा साहब मौजूद हैं। अली रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ये तबला बजाना आपने कब शुरू किया और कब आपको लगा कि जी अब आपकी परफेक्शन जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप तबला बजा सकते हैं? जी, मुझे 15 इयर्स हो गए हैं बजाते हुए, और मैक्सिमम 8 से 10 साल मुझे प्रोफेशनल करते हो गए इसको। इसके अलावा आसान है, सब लोग अगर कोई शौक रखता है तो इस तरफ आ सकता है, सीख सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती? जी जाहिर। खुद आप क्या हर रोज प्रैक्टिस करते हैं? जी, सही। तो प्रैक्टिस ही वो चीज़ होती है जो भी किसी भी काम के अंदर परफेक्शन लेकर आती है। वो कहते हैं ना, हाथ की सफाई नज़र आती है। सो अली रज़ा साहब, हम थोड़ी सी तकलीफ आपको देंगे, हमें ज़रूर तबला बजा कर दिखाइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से हमारे कैमरामैन आपके फिंगर्स का जादू दिखा रहे थे। मैं चाहूँगी, अब क्या किसी धुन को फॉलो किया जाता है या आपके कुछ वो स्पेशल मूवमेंट्स ऐसी हैं जिनको आपने लेके चलना होता है? तबले के दाव पेच जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो हमारे नाज़रीन को जो सीखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, फॉलो करने के बाद ही इसको देखा जाता है आगे। ठीक है जी। कोई धुन आपके ज़हन में चल रही हो, आप उसके मुताबिक बिल्कुल। सो किसी धुन को हमें फॉलो करके दिखाइएगा। फॉलो करने के बाद जो भी हमने करना है या गाने वाले ने जो भी बताना है उसके मुताबिक। आसान होता है कि अगर कोई गाना गा रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एज सच डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है? जी नहीं, बिल्कुल। वो फिर आप जितनी प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, ये चीज़ें आपको उतना हेल्पफुल करती हैं कि अगर कोई लाइव भी परफॉर्मेंस हो रही है तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो साबिर, बिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप इवेंट्स पे भी जाते होंगे, फीडबैक लोगों का कैसा आता है? और एकदम से अगर कोई फरमाइश कर दे कि इस गाने की धुन बजानी है, तो आपके लिए हमेशा ये ईजी टास्क रहता है? जी, काफ़ी दफ़ा तो इजी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आंखों के सामने से नहीं गुजरी होती, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उस पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या इस बांसुरी पे कुछ स्पेसिफिक धुनें ही हैं जो बजाई जा सकती हैं, इसके अलावा नहीं? नहीं, इस पे सब किस्म का, हर टाइप का म्यूज़िक बजा सकते हैं आप। इंग्लिश बजा सकते हैं आप, चाइनीज़ बजा सकते हैं आप, हमारा पाकिस्तानी म्यूज़िक बजा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। पाकिस्तानी म्यूज़िक आप हमें क्या सुना रहे हैं? हम आपको एक सजाद अली का बड़ा मशहूर गाना है रावी, जी, वो सुनाएंगे। बिल्कुल।